नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे, आईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। आप खुद बताइए रेजोनेंस क्या होता है, खुद सोचिए। पहले ऐसे समझते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई घड़े, यदि किसी घड़े में हम लोग क्या करें, पानी भरें तो क्या होती है, पहले आवाज़ धीरे धीरे आती है। उसके बाद क्या होती है, कुछ समय बाद जब घड़े में पानी भरता जाता तो एक समय ऐसा सिचुएशन आता है जब उससे घड़े से आवाज़ क्या आने लगती, तेज़ आने लगती। पहले धीरे धीरे आती है, कुछ समय बाद ऐसा सिचुएशन आता है कि जब घड़े में से आवाज़ क्या हो जाती है, तेज़ आने लगती है। उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ ये होता है रेजोनेंस होने का घटना घटने लगती है। रेजोनेंस क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, घड़े के अंदर जो खाली स्थान है, घड़े के अंदर जो खाली स्थान है, पहले क्या था, पूरा खाली था तो खाली स्थान ज़्यादा था, और बाहर भी हवा है और घड़े के अंदर भी एक एयर है। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। पानी भरते हैं तो घड़े में क्या होती है, जो एयर होती है उसका स्पेस कम होने लगता है। तो उसका स्पेस क्या होता है, कम होने लगता है, मतलब उसका जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो बाहर का हवा और अंदर का हवा की जब फ्रिक्वेंसी क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, तो आवाज़ क्या होने लगता है, तेज होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे हम यहाँ समझते हैं, जब किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मान ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है। मतलब बाहर की फ्रिक्वेंसी, मतलब एक क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, मतलब एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में पावर दे रहा है, और एक सिस्टम में जिसको सपोज दैट ऐसा समझिए, ये क्या है, ये RLC है, ये क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है, मतलब इसको सप्लाई दे रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये सिस्टम, ये RLC क्या सिस्टम है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी, जब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या कर जाती है, सिस्टम की फ्रिक्वेंसी के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस के समय क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। किसी में वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है, किसी में करंट मैक्सिमम हो जाता है, अलग अलग होता है, हम समझते हैं। तो वही हमने अगला लाइन लिखा है, जब किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो यहाँ लिख दीजिए जाती है, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट का एम्पलीट्यूड अधिकतम हो जाता है, मतलब वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, कोई आपका एक्सल या एक्सी होना, मतलब एक्सल और एक्सी का दोनों का होना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर केवल एक्सल होगा तो भी नहीं होगा, अब केवल एक्सी होगी तो भी नहीं होगी, मतलब एक्सल एक्सी होने दोनों कंपलसरी है। हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, सीरीज सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले तो एक्सल का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी के बराबर हो जाती है, तो इस स्थिति में रेजोनेंस कहलाती है। होता क्या है, एक्सल एक्सी की क्या होती है, एक अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा एल, एक्सल इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्सी। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक्सल एक्सी क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, बचा क्या है, रजिस्टिव सर्किट बचता है। तो रजिस्टिव सर्किट का जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, आपका मतलब वो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी होगी, और सिस्टम की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, इस तरह से आपका ड्राइविंग मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाती है। तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस की घटना होती है। जैसे हम रेजोनेंस यहाँ पर हम दो प्रकार के पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, सीरीज सर्किट लिया। तो सीरीज में क्या होगा, एक R होगा, L होगा और C होगा, ठीक है, मतलब रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये आपका क्या होगा, VR हो जाएगा, और I भी क्या होगा, इसी की दिशा में होगा, ठीक है, I भी इसी की दिशा में होगा। अगर और बात करें एक्सल क्या होगा, एक्सल ने VL करेंगे तो VL क्या होगा, VL ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, करंट इसमें लैग करता है, और करंट क्या, इस कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, तो VC हो जाएगा। अब इसका क्या है,
जेड की ये आपका वी आर की जगह आई इंटू आर हो जाएगा, और इसमें आई इंटू एक्सएल, तो आई सबको हटा दीजिए तो ये आर हो जाएगा, ये एक्सएल हो जाएगा और ये एक्सी हो जाएगा। ठीक है, वही हमने लिखा है एट एक्सएल इक्वल टू एक्सी, मतलब जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट मरेंगे। तो बचेगा क्या, इसका इम्पिडेंस की वैल्यू क्या बचे, मतलब जेड इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, जेड इक्वल टू होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, मतलब जो बड़ा होगा एक छोटा होगा। यहाँ पर हमने एक्सएल एक्सी बराबर ले लिया। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम एल की वैल्यू या सी की वैल्यू क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे। एल या सी की वैल्यू वेरिएबल रखने से क्या हो जाएगा, आपका एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक्सएल एक्सी की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, तो क्या होगा, ये पूरी जो इम्पिडेंस थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, आर हो गई। और जब आर हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हमने बोला था ना एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसमें करंट मैक्सिमम हो जाता है और कैपेसिटर में क्या हो जाता है, कैपेसिटर पैरेलल में वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करंट मैक्सिमम हो गया, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इम्पिडेंस क्या है, अब यहाँ से ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए जेड इक्वल टू क्या हो गया, आपका आर आ गया। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कास्ट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर अपान जेड होता है, और जेड की वैल्यू क्या है, आर है, तो आर आर कट मारा तो 1 बचा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इम्पिडेंस है वो किस तरह से बिहेव करेगी, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। कैपेसिटिव सर्किट का बिहेव करने का अर्थ ये हुआ, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करने का अर्थ ये हुआ, गलत बोल गए, कैपेसिटिव सर्किट नहीं, रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने का अर्थ ये हुआ, वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस पे क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, मतलब ये पूरा ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट में जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 मतलब कास्ट थीटा 0 हो जाएगा, और कास्ट थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है, कास्ट 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमने थीटा इक्वल टू 0 या फाई इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। अब बात करते हैं, हम इम्पिडेंस की बात करते हैं कि रेजोनेंस में क्या इम्पिडेंस की वैल्यू कैसे कैसे बदलती रहती है। हमने क्या बोला, हमने लिए थे आर एल और सी। ठीक है, इसमें आप क्या करें, एल को आपने वेरिएबल बनाया, एल की वैल्यू जब वेरिएबल बनाएंगे तो जो जेड होगा वो क्या होगा, वो बदलता रहेगा, क्योंकि एल की वैल्यू बदलेंगे तो ये क्या होगा, पूरा ये बदलता रहेगा। इसके मतलब क्या है, इम्पिडेंस आपको बदलता रहेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब एक्सएल की वैल्यू और एक्सी के बराबर हो जाएगा, उस समय जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट मरेंगे। अब इसका अर्थ ये होता है, मर करने का अर्थ ये है कि ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी पर बदल रहे हैं। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक तो तरीका आपने ये बताया कि एल की वैल्यू आप क्या कीजिए, बदलिए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, आपने जो आर लिया, एल लिए और एल लिए, और तीसरा सी लिए, और यहाँ पर आपने जो सप्लाई लगा रखे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपने लिया 50, वो फ्रीक्वेंसी क्या ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल ले लीजिए। फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल लेने से क्या होगा, ओमेगा एल और ओमेगा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदलती रहेगी, और एक ऐसा समय आएगा कि एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और तब क्या हो जाएगा, आपका जेड की वैल्यू पुनः आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बदलने पर एक्सएल और एक्सी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर इन तीनों का हम इफेक्ट जान जाएं, आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सएल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और एक्सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम ये जान जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, एक तीनों का इम्पिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और एक रिजल्टेंट इम्पिडेंस हम प्राप्त कर पाएंगे, वो भी कहाँ से कहाँ तक, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर। जैसे हमें पता है जो आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब आर की वैल्यू कुछ भी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी बदलते रही है, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मतलब अनचेंज रहेगी, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगी, मतलब इस पर वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन एक्सएल की बात करें, आपको पता है एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब क्या होता है, 2 पाई
टू पाई एफ इंटू एल। 2 पाई और एल क्या है आपका कांस्टेंट है, तो एक्सएल क्या हो गया फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी जितना आप बढ़ाएंगे उसी रेशियो में एक्सएल की वैल्यू की क्या हो जाती है, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या है एक्सी की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, एक्स इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। ये सब हम डिराइव कर चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं। एक्स इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू अभी आपको पता है 2 पाई एफ इंटू सी। तो क्या है 2 पाई और एफ सी क्या है कांस्टेंट है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक्स इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब इससे क्या निकला, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब ये प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक्सएल एक्सी एक दूसरे की क्या होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग इंडिविजुअल देखते हैं। एक्सएल तो पहले हम बात कर रहे हैं, सॉरी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का अगर आप फ्रीक्वेंसी लें और रेजिस्टेंस लें तो क्या होगा, आपकी जो रेजिस्टेंस कुछ भी होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कांस्टेंट होगी, बदलेगी नहीं। लेकिन अगर हम एक्सएल की बात करें, एक्सएल की बात करें, ये फ्रीक्वेंसी है और क्या एक्सएल है, तो क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा एक्सएल भी बढ़ेगा। वही हमने लिखा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्सएल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लीनियर बढ़ती जाएगी। ये आपको समझ में आ गया, आर समझ में आ गया, और ये आपका ये भी समझ में आ गया, एक्सएल समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्सी की बात करते हैं। एक्सी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सी में क्या होता है आपका, जो एक्सी होता है एक्सएल में हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, प्लस जे एक्सएल, और एक्सी में लिखते हैं माइनस जे एक्सी। तो इसको आप क्या है, आप इसको माइनस कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये वाई के पॉजिटिव पर होता है, ये एक्सएल ऊपर जाता है, सॉरी एक्सएल ऊपर रहता है और एक्सी नीचे होता है। ये प्लस जे होता है और ये माइनस जे होता है, ये हम पढ़ा भी चुके हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मुझे एक्सी का फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचना, ग्राफ ड्रा करना है। तो क्या है, आप पहले क्या कीजिए, ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये क्या हो गया प्लस जे, और ये हो जाएगा माइनस जे, और माइनस जे ही क्या हो जाएगा आपका एक्सी हो जाएगा। खुद देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर हो मतलब जीरो हो, तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये इसी के पैरेलल लाइन चलेगी। मतलब ये क्या पैरेलल लाइन क्या करती है, अगर पूछे ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपका L1 है और ये क्या L2 है, ये कहाँ पर मिलती है, तो आप बोलते हैं ये इनफाइनाइट में मिलती है। मतलब ये क्या है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट का अर्थ है कि ये f इक्वल टू जीरो पर, f इक्वल टू क्या है, f इक्वल टू जीरो पर क्या होगी, एक्सी की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब ये दोनों लाइन इन्फिनिटी पर क्या करेंगे, मैच करेंगे, मिलेंगे। इसी तरह क्या है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एक्सी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो मतलब ये क्या है, ये देखिए एक्सी है, यही तो है पूरी पूरी एक्सी। तो ये क्या पहले यहाँ थी, अब एक्सी क्या और घटी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाइए और ये घट गई, देखिए एक्सी घट गई, यही तो लाइन एक्सी की है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, एक्सी और घट गई, यहाँ पर आ गई, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी और घट गई, सॉरी एक्सी और घट गई, और घटाई और बढ़ाइए फ्रीक्वेंसी तो ये और है। तो क्या मिला, अगर एक्सी इक्वल टू क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट कब होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कब इनफाइनाइट होगी, मतलब अनंत पर कहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू पर होगा। इनफाइनाइट मतलब ये क्या हो जाए, इसके पैरेलल। तो जैसे ये लाइन यहाँ पर पैरेलल हुई, ऐसे ये देखिए ये दोनों लाइन क्या हो गई, ये पैरेलल हो गए। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इसका जो फाइनल फिगर बनेगा, देखिए हम फिर से बना दे रहे हैं। ये क्या होगा, माइनस जे एक्सी, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सी का वैल्यू ये आ जाएगा। मतलब ये एक्सी का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी, ये एक्सी हो गई,
रेजिस्टेंस कैसा हो गया था, रेजिस्टेंस आपका ये हो गया था, ये रेजिस्टेंस हो गया था। और आपका क्या बोलते हैं, एक्सल कैसा गया था, एक्सल की वैल्यू ये हुई थी। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहने मतलब क्या है, यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा पूरा क्या एक्सल है और ये पूरा पूरा क्या एक्सी है। तो अगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये फ्रिक्वेंसी जो होगी वही क्या होगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। और इस समय जो रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों मरे, तो इस समय इम्पीडेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आर होगी। मतलब यहाँ पर यही पूरी वैल्यू, यही वैल्यू क्या हो जाएगी, यही कॉल बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ये जाएगा ग्राफ, जेट की बात करें तो जीरो फ्रिक्वेंसी पर सारी वैल्यू क्या है, एक्सी है, सारी वैल्यू एक्सी है। कहने का अर्थ क्या है, तो जेड इक्वल टू जो आपका होता है, आपको पता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर एफ इक्वल टू जीरो पर, एफ इक्वल टू जीरो पर जेड की वैल्यू क्या होगी, एल तो जीरो है, आर तो कुछ है यहाँ पर, और एक्सी क्या है, एक्सी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट आएगा, वो भी अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर में क्या करेंगे, इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मतलब ये एक लाइन जेड आएगी और वो जेड क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे, आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एल की वैल्यू तो बढ़ेगी और सी की वैल्यू क्या होगी, एक्सी की वैल्यू घटेगी, एल की वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू घटेगी। इसका मतलब क्या होगा, ये और आपका क्या होगा, ये और आएगा। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब एक्सएल एक्सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये जेड क्या हो जाएगा, ये जेड यहाँ पर आ जाएगा। उस समय इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, ऐसी होगी। और आप क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी इसके आगे बढ़ाएंगे तो उस समय एल की वैल्यू क्या हो जाती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और सी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पर एल क्या होगा, बड़ा होगा एक्सी के कंपेयर में, तो क्या होगा, अब ये वैल्यू क्या, आर तो वही है, अब ये वैल्यू क्या हो गई, पहले तो जीरो हो गई थी इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ रही है, अब आर में वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, फिर से समझो, इस वाले पॉइंट पर एक्सएल एक्सी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाने के बाद क्या होगा, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एल तो और कम होता जाएगा। पहले मान लो एक्सएल एक्सी की वैल्यू क्या आ गई, ये 4 ओम हो गया था एक्सएल की वैल्यू, और एक्सी की वैल्यू भी क्या होगी, 4 ओम हो गए थे। और क्या करेंगे, अब फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो एक्सएल क्या होगा, 4 से भी, सॉरी, एक्सी क्या हो जाएगा, 4 ओम से भी कम हो जाएगा, मतलब 3.5 ओम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ आएगा। तो इस आर में जब 0.5 जोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ग्राफ ऊपर ही तो जाएगा। फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी और बढ़ाने पे क्या होगा, आपका जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू जब आर में ऐड होगी तो और बढ़ेगी, तो जेड की वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये जो ग्राफ आया वो किसका ग्राफ आया, जेड का ग्राफ आया। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इस फिगर को हमने यहाँ बना रखे हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, आर की वैल्यू है, ये आर है, और ये क्या आपका एक्सएल है, और ये जो वैल्यू क्या है, ये एक्सी है। ठीक है, जब एक्सी है तो हमने एक पॉइंट माना, थोड़ा सा इसको और नीचे होना चाहिए था, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए था। ये मान ले एक्सएल और ये क्या एक्सी, ये दोनों मान लेते हैं बराबर है इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर एक्सएल और एक्सी क्या है, आपके बराबर हो गए। तो इम्पीडेंस क्या हो गया, ये घटते घटते यहाँ पर आ गए। इस वाले पॉइंट पर मतलब एफ आर, इसको बोलें एफ आर फ्रिक्वेंसी। इस एफ आर पर क्या होगा, इस एफ आर पर जो इम्पीडेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू आर होगी, क्योंकि एक्सएल और एक्सी क्या हो गए, आपके बराबर हो गए।
और अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सएल आपका बढ़ता जाएगा और एक्सी कम होती जाएगी, तो ये आ गया। तो इसी फिगर को हमने यहाँ पर एक अलग से बना दिया। अगर आप खुद ध्यान से सोचिए, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले सर्किट किस तरह से बिहेव करेगी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले जो आपकी सर्किट है वो किस तरह से बिहेव करेगी, इंडक्टिव की कैपेसिटिव की तरह, क्योंकि उस समय एक्सी की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये क्या होगी, ये पूरी कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। और इस वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो किस तरह से बिहेव करेगी, इस वाले पॉइंट पर ये जेड की वैल्यू क्या आएगी, आर आएगी, तो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। और इससे आगे जब चलेंगे तो वो क्या होगी, आपका इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह इसमें क्या करेगी, वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह, कैपेसिटिव नहीं, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो ये एग्जाम में आता भी है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले सीरीज़ की बात करें, सीरीज में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले सर्किट किस तरह से बिहेव करती है, तो उसका आंसर है कैपेसिटिव की तरह बिहेव करती है। दूसरा होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर सर्किट किस तरह से बिहेव करती है, रेजिस्टिव सर्किट पर बिहेव करती है। और तीसरा, अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ऊपर होती है उस तरह में सर्किट किस तरह से बिहेव करती है, तो उसका आंसर है इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं। अभी आपने इम्पीडेंस क्या पाया था, इम्पीडेंस की वैल्यू आपने ये पाया था, मतलब अगर हम बात करें ये पाया था आपने इम्पीडेंस की वैल्यू। तो इम्पीडेंस की वैल्यू आपका जेड का ये आया था, तो करंट कैसा आएगा, अगर इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट आपका 0 होगा, और इम्पीडेंस आपका लो होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो आपने इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, ये इम्पीडेंस होना चाहिए, ये इम्पीडेंस आपका, ये पूरा इम्पीडेंस है, जेड की वैल्यू है। और उस समय क्या होगा, जब इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होगा, कम होगा, मतलब जेड इक्वल टू यहाँ पर आर होगा, तो उस समय रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, मतलब इनफाइनाइट मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या, इम्पीडेंस आपका फिर से बढ़ने लगा तो करंट क्या होगा, फिर से घटने लगेगी। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका वोल्टेज और करंट का क्या आया, ये तो करंट का आया, सॉरी। और यहाँ पर हमने वोल्टेज लिखा है, तो वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, इम्पीडेंस इक्वल टू क्या, जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी इंटू आई इंटू जेड लिखेंगे। तो अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे आई की वैल्यू क्या हो रही है, आई की वैल्यू तो बढ़ रही है, और जेड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। क्या अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल, मतलब आपके जेड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब आप पूछेंगे कैसे कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं जेड इक्वल टू आई इंटू वी, अच्छा आई इंटू जेड इक्वल, ये क्या लिख दिया हमने, वी इक्वल टू लिखना चाहिए था, आई इंटू जेड लिखना चाहिए था। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जेड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो वोल्टेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वोल्टेज क्या होगा, आपके सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो आपने वोल्टेज लगा रखा है, यहाँ आपने जो वोल्टेज लगा रखा है, यहाँ पर इसके क्रॉस जो जेड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने जो सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है उसी के बराबर ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फेज एंगल ऑफ सीरीज, मतलब फेज एंगल क्या होगा। जैसे हम आप लोगों को बताए थे रेजोनेंस सर्किट से पहले, सॉरी रेजोनेंस सर्किट नहीं बोलना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले सर्किट किस तरह से बिहेव करेगी, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। देखिए कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रही है। यहाँ से ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक्सी की वैल्यू उस समय क्या है, बड़ी है, एक्सएल की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इनफाइनाइट पे बात करें, मतलब फ्रीक्वेंसी जब एफ इक्वल टू क्या है, 0 है, जब एफ इक्वल टू क्या आपका 0 है, उस समय एक्सएल की वैल्यू क्या है, 0 होगी, और एक्सी की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो जो सर्किट है वो जो इम्पीडेंस होगा, वो इम्पीडेंस क्या होगा, वो प्योर एक्सी के बराबर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। इसमें अगर रेजिस्टेंस भी जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। और इनफाइनाइट आने का अर्थ क्या है
मतलब एक्सी क्या है, इनफाइनाइट है, तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगी, कैपेसिटिव सर्किट की तरह करेगी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैसे बिहेव करेगी। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या हुआ, उसका जो करेंट होगा, उसमें जो करंट होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा करंट, और करंट कितना लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। तो ये जो हमने क्या बनाया है यहाँ पर, आईलिट्स वोल्टेज, तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, करंट को हमने बोला लीड करेगा, वो भी 90 डिग्री। तो ये क्या है, एक मिनट है, तो 90 डिग्री होगा, हमने बोला लीड करेगा, ठीक है। यहाँ पर लीड मतलब यहाँ निगेटिव लिया गया है, कोई नहीं। और आगे जब आप बढ़ेंगे, जब आगे और बढ़ेंगे तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगी। एक्चुअली हम लोग ऐसे खींचे थे ना, इसलिए यहाँ पर माइनस जे एक्सएल लिखे थे, जे एक्सी लिखे थे और एक्सएल लिखे थे, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री को उन्होंने 90 लिया है। और जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू घटेगी, लेकिन एक्सी अभी भी इससे बड़ा है, ये इस पूरे जोन में एक्सी क्या है, बड़ा है, लेकिन रेजिस्टेंस आता जाएगा, जब रेजिस्टेंस ऐड होते जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एफ इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होगा, प्योर एक्सल क्या हो जाएगा, पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, उसमें आर अगर ऐड करेंगे तो भी इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर क्या करेगा आपका, ये जो ये है, मतलब ये एक्सल पर डिपेंड करेगा, उस समय एक्सल पर डिपेंड करने का मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री पर पहुँच जाएगा। उसी तरह हमने दिखाया है कि इसमें हमने क्या बोला, करंट क्या करेगा, लीड करेगा कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, ये इस वाले पर क्या कर रही है, दोनों सेम फेज में है, और इस वाले कंडीशन पर क्या कर रही है, करंट आपका ये जो करंट है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।